तो साथियों हम लोग सॉल्व कर रहे थे हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी पीएससी के लिए। इसका साथियों हम लोग पहला पार्ट बहुत ही अच्छे से सॉल्व किए थे जो शुद्ध रूप से एंशिएंट से संबंधित था। अब हम दोस्तों इसी हिस्ट्री का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं जो आपके मेडिवल इंडिया से यानी मध्यकालीन भारत से संबंधित होगा। एक से बढ़कर एक प्रश्न हमने इस पैटर्न पर रखा है कि आपके सारे मेडिवल इंडिया के जितने भी टॉपिक हैं हर एक टॉपिक से आपको टच करा देगी। आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं, किस लेवल के बनते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पूरा मालूम पड़ जाएगा अगर आप वीडियो देखेंगे। शुद्ध रूप से इसमें मेडिवल इंडिया के ही प्रश्न रखे गए हैं, एक से बढ़कर एक रखे गए हैं, हर एक टॉपिक को टच कराते हुए किया गया है। आप परिचित हो जाएंगे बड़े अच्छे से। तो चले हम लोग दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न देखिए आपका जो कह रहा है यह मिलान से संबंधित है। एक तरफ लेखक का नाम है, दूसरी तरफ पुस्तक का नाम है। किस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो साथियों हम लोगों ने कई बार पढ़ा है दोस्तों, मेडिवल इंडिया को समझने के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत जियाउद्दीन बर्नी का तारीख है फिरोज शाही। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये ए वाला जो है ये 3 पर चला आएगा, यानी ए वाला जो है ये तीसरे यानी तारीख है फिरोज शाही पर चला जाएगा। आप लोग जानते हैं यहाँ ये वाला हो जाएगा। और हसन निज़ामी का तो हम लोगों ने ट्रिक से याद कर रखा है कि निज़ाम साहब तब हंसेंगे जब उनके सिर पर ताज होगा। तो हसन निज़ामी, निज़ाम साहब हंसेंगे कब हंसेंगे? ताजुल मासिर, यानी ताज होगा सिर पर, ऐसे समझ लीजिए। तो ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यानी कोई भी चीज़ इस तरह की, खास करके जो हिंदू समुदाय से होते हैं तो इस तरफ चीज़ें उनको याद नहीं होती हैं, तो उनके लिए आपको कुछ ऐसा चीज़ बनाना पड़ेगा गांठ टाइप का कि वो फिसले ना, लंबे समय तक आपके दिमाग में रहे। जैसे आप कुएं में जाते हो ना, या कुएं से जाओगे या कुएं से ऊपर निकलोगे तो रस्सी में गट्ठी बांधनी पड़ती है कि आप फिसलो ना। तो यही काम यहाँ पर करना होगा। मिनहाज उस सिराज, तो आप लोग जानते हैं मिनहाज उस सिराज ऐसे लिखोगे तो मूस हो जाएगा। मूस हमारे घर में सब कुछ काट के नाश कर देते हैं, तो मिनहाज उस सिराज तबकास ए नासिरी यानी नाश कर देते हैं, ऐसे कर लीजिए। याहिया बिन अहमद, तो याहिया यहाँ पर इसको ऐसे आप याद कर लीजिए, याहिया बिन अहमद। इसको हम लोग वाइबा बोलते हैं। वाइबा हम लोग देकर आते हैं, अच्छा वाइबा जाता है तो हमें मुबारक शाह मिलता है, यानी तारीख है मुबारक शाही, ऐसे कर लीजिए याद। तो आपका बन गया। क्या हो जाएगा आपका यहाँ से कौन हो जाएगा? ए वाला 3 पे गया, बी वाला 4 पे। ए वाला 3, बी वाला 4, तो यहाँ नहीं है इसको काट दीजिए, यहाँ नहीं है इसको काट दीजिए, और डी वाला 1 पर, तो डी वाला 1 पर, और सी वाला आपका जो है वो 2 पर आ जाएगा, सी वाला 2 पर। तो सी वाला 2 पर ये वाला हो जाएगा यहाँ पर। देखिए सॉरी ये कहाँ आ गया यार, ये वाला हो जाएगा यहाँ, देखिए ये डी वाला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी वाला हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग चले यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो दूसरे वाले में आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। तो ये भी मिलाने वाला है, तो एक से बढ़कर एक आप यहाँ पर फैक्ट सीख लेंगे। बहुत सारी आपको सूचनाएं मिल जाएंगी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। ताजुल मासिर, ताजुल मासिर है, मान लीजिए नहीं आता है तो आगे बढ़ें, हम लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा कि जो हम लोग सबसे ज़्यादा क्लियर हैं जिसके लिए उसी को पहले मिलाएं। तो यहाँ पर देखें तारीख मुबारक शाही, अभी मैंने बताया था दोस्तों, यह याहिया बिन अहमद, वही वाइबा वाला। तो यहाँ पर तारीख मुबारक शाही किसने लिखा है? ये याहिया बिन अहमद ने लिखा है। तो ये हो जाएगा, यानी सी वाला आपके 4 पे आएगा। तो देखिए सी वाला 4 पे कहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है और बाकी सब जगह है। अब आप वहाँ पर देखेंगे, अभी हमने बताया था हसन निज़ामी का ताजुल मासिर, यानी सिर पे ताज किसके रहेगा? हसन निज़ामी के। तो ए वाला आप पे 2 आ जाएगा। ए वाला 2 पर कहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। अब आपका ए वाला 2 पर, सी वाला 4 पर। खज़ाइन उल फुतूह, ख से खज़ाइन, ख से खुसरो, तो अमीर खुसरो हम लोग जानते हैं तोता ए हिंद, भारत का तोता कहा जाता है इन्हें। तो बी वाला आप पे 3 पे चलाया जाएगा। बी वाला 3 कहाँ है? यहाँ है, यानी यहाँ बी पे 1 है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो एलिमिनेशन से किया करिए, एक एक चीज़ों को ध्यान में रखा कर थोड़ा धैर्य कर से किया करिए। अगर धैर्य थोड़ा सा भी अगर खोएंगे साथियों तो यहाँ से आप जो है फिसल जाएंगे, कहीं ना कोई आपको ऑप्शन गलत टिक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। बाकी एक बचा है फतवा ए जहाँदारी, तो ये जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा यहाँ। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ पर। देखें यहाँ से आपको जो पूछा जा रहा है किसने खज़ाइन उल फुतूह नामक पुस्तक लिखी थी। अभी हमने बताया दोस्तों, ख से खज़ाइन, ख से आपका क्या हो जाएगा? खुसरो, अमीर खुसरो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तोता ए हिंद, यानी भारत का तोता भी कहते हैं हम लोग।
आगे चले यहाँ पर हम लोग देखें, मिनहाज उस सिराज तो हम लोग जानते हैं वो नासिरी वाला लिखे हैं, तो सब कुछ यहाँ निज़ामी हसन तो आप लोग जानते हैं ताजुल मासिर। यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमने ऐसे ऐसे प्रश्नों को सेट कर रखा है कि कोई भी चीज़ें जो है हर चीज़ों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ये देखिए कई बार पूछा गया है, बीपीएससी में, आरओ में कई बार पूछा गया है। तारीख है फिरोज शाही, तो अभी मैंने ये बताया तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वही बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चले अगर हम लोग देखते चले तो कुछ चीज़ें ऑप्शन से क्लियर होंगी, कुछ आपको फैक्ट के माध्यम से, ऐसे ऐसे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। पुस्तक लिखा है, लेखक, किस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं तारीख़ हिंद, तो ये अलबरूनी ने लिखा है दोस्तों, तारीख़ हिंद ये अलबरूनी ने लिखा है। और रहला आप लोग जानते हैं जो है मोरक्को से आया था, इब्न बतूता, तो ये आपका हो जाएगा इब्न रहला किसने लिखा है, ये इब्न बतूता ने लिखा है। तो हम लोग जानते हैं अफ्रीका से आया था ये 14वीं शताब्दी में। और एक और पूछा जाता है ये जो इब्न बतूता से रिलेटेड यह किसके शासनकाल में आया था, तो एमबीटी के शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में आया था, रहला उन्होंने लिखा है। तबकात नासिरी फिर आ गया, तो मिनहाज उस सिराज ने लिखा है, आधा नाम दिया है यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे कर हम मिला लेंगे तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, देखें ए वाला तो 3 पे गया, ए वाला 3 कहाँ है, सिर्फ यही है और कहीं नहीं है, आपका यही हो जाएगा सी वाला। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम लोग चलें देखें तो साथियों एग्ज़ाम में आपको यही देखा जाता है कि आप कितना जानते हैं, कम जानते हैं। बहुत बच्चे ज़्यादा जानते हैं लेकिन हड़बड़ी में ऑप्शन गलत कर देते हैं, तो उनका नहीं होता है। बहुत बच्चे कम जानकारी होती है लेकिन कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं, छोटी मोटी ट्रिक्स का यूज करके उनके प्रश्न सही हो जाते हैं और उनका हो जाता है। यही होता है दोस्तों, कुछ हद तक ये पेशेंस, धैर्य, ये सब काम बहुत करती है। और आप एग्ज़ाम हॉल जाते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा फैक्ट ये होता है कि आप हड़बड़ी में जाते हैं, धक्के खाते हुए जाते हैं, रात में कहाँ आपका सेंटर गया, रात में कहाँ सोए नहीं सोए, किस हाल में आपको मिला, कहाँ गए, कैसे पहुँचे, पंखा चल रहा है कि नहीं, आप बेचैन हैं, आपकी तबीयत कैसी है, ये सब चीज़ें आपको मैटर करती है दोस्तों। आपका पेपर कैसा जाएगा, ये सब चीज़ें प्रभाव डालती हैं आपको, इसको ध्यान रखा करिए। ज़्यादातर बच्चे इस बात को ध्यान में नहीं रख पाते हैं, बस उनको लगता है कि हम पहुँच जाए, दे लेंगे। तो आपको 8-10 क्वेश्चन, ये सब चीज़ें आपको बहुत प्रभाव डालती हैं मेरे भाई। ये सब को थोड़ा सा धैर्य से आप दिया करिए, ये सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखें यहाँ लिखा है दीवान अर्ज़, तो मैंने कई बार बताया है दोस्तों आपको पढ़ाते समय हिस्ट्री, अ से अर्ज़, अ से आर्मी, यानी अर्ज़, दीवान अर्ज़ जो विभाग था ये आर्मी से रिलेटेड था, जो सैनिकों को भर्ती करना, उनको पेमेंट देना, उनको हथियार वगैरह मुहैया कराना। तो ये किसने लाया था दीवान अर्ज़ दोस्तों, तो ये बलबन, गयासुद्दीन बलबन ने लाया था, और ये आर्मी यानी सैन्य से संबंधित था। आगे एक प्रश्न हमने डाला है, क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो देखें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा जोड़ा आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो मेरे भाई दीवान मुस्त खराज, तो ख से खराज, ख से खिलजी, तो यस ये तो सही है, लेकिन हमें क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे, सही नहीं है। तो दीवान ए अमीर कोही, क से कोही, क से कृषि, तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा रिदम में याद करे रहेंगे तो याद हो जाएगा। तो दीवान ए अमीर कोही जो कृषि विभाग से संबंधित था, तो एमबीटी ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने लिखा, ये भी सही है, लेकिन हमें गलत पूछा, अभी भी हमें गलत नहीं मिला। दीवान ए खैरात, तो फिरोज शाह तुगलक, तो ये दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है, दान विभाग से संबंधित था, तो ये भी सही है। यानी ये तीनों जब सही हो गए, ये आप रट लीजिए, गलत यही है आपका डी वाला। क्यों गलत है, दीवान ए रिसालत दोस्तों यह एक जो बाजार नियंत्रण से संबंधित था, बलबन में नहीं, यह अलाउद्दीन लाया था, तो यह अलाउद्दीन लाया था। इसको थोड़ा सा आप याद रखे रहेंगे तो काम दे देगा आपको। आगे अगर हम लोग चलें देखते हैं, ऐसे बहुत सारे अभी क्लियर होंगे आपके। देखें कह रहे हैं कि कौन सा एक सही रूप में सुमेलित है, यानी सही है, यानी 3 गलत हैं, 1 सही है। यहाँ दीवान बंदगान आप जानते हैं दास विभाग से संबंधित है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बनाया गया था, तो यही सही है आपका, यानी ये सही है, तो बाकी ये तीनों गलत हैं। अब ये क्यों गलत है इसको ज़रा समझ लीजिए। दीवान मुस्त खराज, मैंने पहले बताया ख से खराज, ख से खिलजी, तो ये वाला इस पर चला आएगा, यानी ये गलत हो गया, ये बी वाला गलत है, तो पहला सही हो गया, यानी यही वाला तो गलत है, पहला हमारा उत्तर हो गया, बाकी के 3 गलत है क्योंकि सही पूछा जा रहा है। दीवान कोही मैंने बताया क से कोही, क से कृषि, कृषि विभाग जो एमबीटी से संबंधित मोहम्मद बिन तुगलक,
तो यहाँ इसको रहना चाहिए था। अब दीवान अर्ज आर्मी विभाग से संबंधित है, तो यह बलबन लाया था। बल बहुत ज़्यादा होता है आर्मी वालों को, तो बलबन, तो यहाँ होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था। मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे सही क्या था। आगे अगर हम लोग चले देखें तो आप पे जो 90वें वाले में लिखा गया है, देखें थोड़ा ध्यान से। सल्तनत काल में दीवान अमीर कोही विभाग किससे संबंधित है? मैं कब से कहते चला आया हूँ, कोही मतलब कृषि, तो यहाँ पर ये किससे, ये कृषि से संबंधित है। किसने लाया था दोस्तों? तो मैं कई बार बता चुका हूँ, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। आगे चले देखें हम लोग, अगर 10वें वाले में देखें, आपसे जो पूछा जा रहा है कि शासक ने दीवान अमीर कोही, फिर वही प्रश्न रिलीज हो गया है, यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर शासक का नाम पूछ लिया, तो MBT मैंने कई बार बताया। आगे चले यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ देखिए फिर एक मिलान से संबंधित आपको प्रश्न दिया है। आप यहाँ कई सारा फैक्ट सीखेंगे, ये BPSC में 3 बार पूछा गया है ये। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें, दीवान अर्ज हम लोग कब से चिल्लाते जा रहे हैं, आर्मी विभाग यानी सैन्य सेवा से संबंधित, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, ए वाला तो आप पे 4 पे गया, तो ए वाला 4 पे गया, ए वाला 4 कहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, डी के पास है, तो यानी उत्तर हमारा डी हो जाएगा। हमें एक ही से पता चल गया कि हाँ दीवान अर्ज ये आर्मी विभाग से संबंधित है। अब आप लोग जानते हैं यहाँ पर, इसको तो जानते हैं दीवान रसालत, तो ये एक धार्मिक मुद्दों से संबंधित था ये। और यहाँ पर दीवान वजारत, व से वजारत, व से वित्तीय, तो ये यहाँ से चला आएगा, इंशाअल्लाह सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। तो ये क्लियर हो गया हम लोगों का। ऐसे आप लोग किया करिए दोस्तों, एलिमिनेशन जहाँ लगने वाला रहे आप ज़रूर लगाया करें मेरे भाई, बहुत काम देता है, आपकी बहुत सारी गलतियों को ख़त्म करता है। कुतुब मीनार के निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न, 3-4 बार तो UP PCS RO में पूछा गया है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न भरा होता है ना, कि इसमें आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी याद करना पड़ता है। तो कह रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, मेरे भाई कह रहा है कौन सा योगदान नहीं दिया है कुतुब मीनार के? कुतुब मीनार का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था ना, इसका तो योगदान तो रहेगा ही। हालांकि पूरा नहीं करवा पाया, पूरा इसे इल्तुमिश ने करवाया, तो चौथा मंजिला तक इल्तुमिश ने बनवाया था। फिर बाद में दोस्तों चौथा मंजिला थोड़ा बिजली वगैरह गिरने से थोड़ा ढह गई थी, तो चौथा मंजिला को रिपेयर करवाया और साथ ही साथ ये 5वां मंजिला भी बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने। तो यानी इसका भी योगदान रहा, इसका भी योगदान रहा, इसका भी योगदान रहा, तो किसका योगदान नहीं था? तो ये अलाउद्दीन का योगदान नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका C बन जाएगा, याद कर लेंगे, उसका कुतुब मीनार में कोई योगदान नहीं था। आगे अगर हम लोग चले यहाँ 13वें वाले का अगर देखें, तो यहाँ देखें जो मैंने अभी बताया वही एक प्रश्न डाल दिया था आपके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो यहाँ देखें कह रहे हैं किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिला का निर्माण कराया? तभी मैंने बताया मेरे भाई, यह तो मूल रूप से करवाया ही था, यह तो पूरा करवाया, यह चौथी जो ढही थी उसको रिपेयर करवाया और प्लस 5वां मंजिला भी बनवाया। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका C बनेगा। आगे अगर हम लोग चले देखें 14वें में, तो कह रहे हैं भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में बना। तो दोस्तों शुद्ध इस्लामिक शैली में जो मकबरा बना, भारत में पहली बार बना, कहाँ बना दोस्तों? दिल्ली के मेहरौली में बना। दिल्ली के मेहरौली में शुद्ध रूप से इस्लामिक शैली में बना, यानी उसमें इंडियंस का कोई प्रभाव नहीं था, मकबरा वो बना। ऐसे मकबरा जानते हैं क्या होता है? वास्तविक मेहराब जिसमें पाया गया। दिल्ली के मेहरौली में घोड़े के नाल का आकार का बना है। किसने बनवाया था दोस्तों? गयासुद्दीन बलबन ने बनवाया था दिल्ली के मेहरौली में। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है किस आकार का था, तो घोड़े के नाल के आकार का ये आपसे पूछा जाता है। दीवारों पर इसके देखेंगे कि कुरान की आयतें वगैरह छपाई गई हैं, पशु पंछियों के जो वगैरह प्राकृतिक चीज़ें छपाई गई हैं। यही है वहाँ पर शुद्ध इस्लामिक शैली, यानी अरब और ईरान का वहाँ पर प्रभाव था। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन में दृश्यादित है? तभी यही वाला प्रश्न आया था, तो वही बलबन का मकबरा, दिल्ली मेहरौली। आगे चले अगर हम लोग देखें, अब यहाँ पर हम लोग देखते चले, यहाँ पर आपका कई सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। देखें यहाँ पर कह रहे हैं कि तुगलकाबाद का किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, इसका कालक्रम बताना है सबसे पहले क्या? तो मेरे भाई कालक्रम किसी को याद नहीं होता है, इसको लेकर जरा सा फ्रस्ट्रेशन मत होइए, हमें भी नहीं याद था, लेकिन हमने दिमाग लगाया। जब इसको प्रश्न को मैं देखा तो दिमाग लगाया मेरे भाई। सब तो ये हम सल्तनत कालीन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये आपको मालूम है कि ये तुगलकाबाद का किला, लोधी,
कुतुब मीनार, ये सब सल्तनत के हैं। और ये फतेहपुर सीकरी देखो, ये तो मुग़ल काल से संबंधित है ना। मुग़ल काल तो सल्तनत के बाद आया था, जब सल्तनत ख़त्म हुआ था। तो इसका मतलब ये फतेहपुर सीकरी सबसे अंत में होना चाहिए, यानी 4 सबसे अंत में होना चाहिए। तो 4 सबसे अंत में इन्हीं दोनों जगह पर है। इसको और इसको आप हटा दो आँख के सामने से, 2 तो वैसे ही ख़त्म हो गए। अब आप तुक्का भी मारोगे तब पर भी आपका सही हो जाएगा। तुक्का के लिए मैं प्रेफरेंस नहीं देता, हाँ 50% है तो लगा दीजिए। अब देखें आप यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका। अब जानते हैं मुग़ल जब दिल्ली सल्तनत शुरुआत हुआ तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन आया, कुतुबुद्दीन ने ही कुतुब मीनार बनवाया, यानी सबसे पहले तो यही आएगा बाकी लोगों से। तो यहाँ पर इसका मतलब ये 3 वाला हमारा पहले आ जाएगा। 3 कहाँ है? यहाँ पर है। तो हमारा काम बन गया। बस हमने थोड़ा सा ट्रिक यूज किया। कुछ लोग सोचते होंगे अरे हम तो पढ़े ही नहीं है, कहाँ से ये पूछ दिया, तो भयभीत होकर भाग जाते हैं। भागना नहीं है, लड़ना है। लड़ोगे तो क्रैक हो जाएगा। जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उनको कैसे तोड़ा जाता है? उनको छेनी से पहले हल्का सा सुराख बनाया जाता है। सुराख हो जाता है तो बस उसी में रंभा डालकर उसको चाड़ देते हैं तो फट जाता है अपने आप, पूरा हमें नहीं तोड़ना पड़ता है। तो वही हाल यहाँ भी करना है आपको कुछ इसी तरह से। तो ऐसे अगर हम लोग देखें यहाँ पर आपको दिया है भवन और यहाँ पर दिया है निर्माणकर्ता। तो किस भवन के कौन निर्माण करता है इसे हमें बताना है। तो साथियों यहाँ पर हमें थोड़ा देखना हो, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था दोस्तों? आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। डी वाला हमारा 2 पे आ जाएगा। तो डी वाला 2 पर कहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। इसको आप यहाँ पर देखेंगे जमात खाना का मस्जिद दोस्तों। तो इसका नाम कहीं कहीं अलाउद्दीन आता है और कहीं कहीं अलाउद्दीन बेटे का नाम खिज़्र खान आ जाता है। तो यहाँ पर कोई भी आए तो आप ध्यान न दीजिएगा, अलाउद्दीन है तो हम अलाउद्दीन ही मिला दे रहे हैं, क्योंकि वैसे बनवाया था ये इसका जो है बेटा खिज़्र खान। तो मूल रूप से वही है, लेकिन अलाउद्दीन का बेटा था तो अलाउद्दीन पर ही आ जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पर, यानी सी वाला आपको 1 पे आएगा। सी वाला 1 पर कहाँ है? तो सी वाला 1 पर तो दोनों जगह है भाई। अभी भी हमारा काम नहीं बना, तो थोड़ा समय और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा आप जानते हैं इल्तुतमिश ने बनवाया था, तो ये आ जाएगा। ए वाला पे आपको 3 पे आ जाएगा। तो ये वाला कहाँ है? यहाँ है। तो हमारा काम बन गया। बाकी एक लाल महल है तो बलबन बल बहुत ज़्यादा है, उससे लगोगे तो आपके शरीर में हथियार डालकर लाल कर देगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो आपके यहाँ 18 वाले में क्या पूछा जा रहा है? दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो आप लोग जानते हैं बहुत सारे वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। अपने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, सब लोगों ने। लेकिन सबसे कम दोस्तों ये खिलजी वंश का रहा है। हालांकि बहुत प्रभावी रहा है, 30 साल इसका शासन रहा है खिलजी वंश के, खिलजियों का। और सबसे ज़्यादा किसका रहा है? 94 साल यहाँ पर तुगलक वंश का रहा है। तुगलक वंश का सबसे ज़्यादा 94 साल, सबसे कम यहाँ पर खिलजी का। और सैयद का दोस्तों ये 37 साल रहा है। और लोदी का भी लगभग यहाँ पर 75 साल रहा है। तो याद कर लेंगे, सबको पूछा जाता है क्रम दबाकर, यहाँ से ये क्रम पूछ लिया जाएगा। शासक का जैसे आपको वंश आधारित वंश के बेस पर पूछ लिया जाएगा या शासक के बेस पर। शासक के बेस पर कम पूछा जाता है, लेकिन वंश के बेस पर ज़्यादा आपसे पूछ लिया जाता है। आगे अगर हम लोग चले देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि आइन मुल्क मुल्तानी। तो आइन उल मुल्क मुल्तानी इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो आइन उल मुल्क मुल्तानी दोस्तों, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के भी समय में दोस्तों शासन किया था। साउथ में आप जानते हैं इसको भेजा था अलाउद्दीन ने, ये हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप देखेंगे ये तो यहाँ हो गया। और इसके भी शासनकाल में था। मोहम्मद बिन एम्बिटी में तो था ही, एम्बिटी में भी था, और फिरोज शाह तुगलक में भी था। तो इल्तुतमिश में नहीं था दोस्तों। ये इल्तुतमिश के अधीन ही इन्होंने सेवा नहीं दी थी, बाकी इन तीनों का अधीन इन्होंने दिया था। आगे अगर हम लोग चलें देखें यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? तो मेरे भाई आप आंख बंद करके इसका उत्तर दे सकते हैं। किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों में हुई थी? आप लोग जानते हैं जौहर प्रथा। वो अगर देखे होंगे पद्मावत मूवी तो उसमें आपको इसमें दिखाया गया होगा कि अगर राजपूत महिलाओं के सम्मान पर कोई बात आती है, खतरा आता है, तो खुद को आग के हवाले कर लेती हैं। तो ये चीज़ उसमें दिखाया गया है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो कह रहे थे कि मध्यकालीन विद्वान में कौन सा जैन धर्म के अनुयायी था? तो मध्यकालीन विद्वानों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो हेमचंद्र सूरी ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसको याद रखे रहेंगे, ये भी 2-3 बार पूछा गया है।
यहाँ पर अगर देखें तो मिलाने वाला एक हमारे सामने एक प्रश्न है साथियों, इसको हम लोग कैसे देखेंगे। एक तरफ आपको यहाँ पर युद्ध दिया गया है और दूसरी तरफ आपको दिया गया है वर्ष। तो कौन सा युद्ध किस वर्ष में हुआ इसे मिलाना है, तो बड़े अच्छे से मिलाएंगे। प्लासी का युद्ध बचपन से पढ़ते जा रहे हो, प्लासी के पेड़ के नीचे हुआ था 1757 में, इसलिए प्लासी नाम पड़ा। हल्दी घाटी का युद्ध आप लोग जानते हैं, सेकंड पानीपत, यहाँ पर ये वाला आ जाएगा 1576 में। तराइन का युद्ध है आप लोग जानते हैं 1192। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। तो आपका कौन सा यहाँ पर बन रहा है, ए वाला तो 4 पे गया, ए वाला 4 पर, तो आप एक सिर्फ ए वाले से ही मिला सकते थे, इससे सरल क्या हो सकता है। आगे अगर हम लोग आए देखें तो आपसे यहाँ, अच्छा एक चला गया क्या, सॉरी यार, कहाँ हम लोग बहुत पीछे चला गया क्या। तो एक तरह से ये आपका 23 वाले का अगर हम लोग देखें तो देखें यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपसे, कह रहे हैं कि भक्ति, एक तरफ आपको भक्ति के संत दे दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कबीर जुलाहा थे, बहुत बार पढ़े होंगे, हिंदू मुस्लिम दोनों को, कमियों को बहुत ज़्यादा टारगेट किए हुए थे। और यहाँ पर रविदास आप लोग जानते हैं, ये एक मोची थे, अभी भी जो है आप लोग जानते हैं इनकी जयंती वगैरह बड़ी धूमधाम से बनाई जाती है। और सेना नाई नामदेव दर्जी, तो ये आपका कौन हो जाएगा, ए वाला 3 पे गया, तो यानी ये और ये हटा सकते हो आप, ये और ये हटा सकते हो, बी वाला 2 पर और सी वाला 4 पर, सी वाला 4 पर, तो ये आपका बी बन जाएगा। आगे चले अगर हम लोग देखें तो चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं, तो दोस्तों यह कृष्ण जी के भक्त थे, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे चलें अगर हम लोग देखें यहाँ पर 25 में जो आपसे पूछा जा रहा है, तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो मेरे भाई तुलसीदास जो समकालीन थे अकबर और उसके बेटे जहांगीर के, इन्हीं दोनों के समकालीन तुलसीदास का समय था यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। आगे अगर चलें हम लोग जानते हैं रामचरितमानस इन्होंने ही लिखा है, तो नीचे हमने प्रश्न डाल दिया है कि इनका नाम आए। रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता थे तो तुलसीदास थे। कभी कभी पूछा गया है किस भाषा में इन्होंने रामचरितमानस लिखा है, तो अवधी में लिखा है, अवधी में लिखा है। आगे चले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखें अगर तो एक प्रश्न और इससे पूछा गया जो मैंने अभी बताया, अवधी में लिखा गया है। तो इस समय जो है मुग़ल काल में दोस्तों रामचरितमानस जो है मुग़ल काल में अवधी बड़ा फेमस था। मुग़ल की भाषा तो आधिकारिक भाषा फ़ारसी ही था, लेकिन मुग़लों के दरबार में भी अवधी बोली जाती थी, इतना उस समय अवधी फेमस था। यहाँ पर देखें अपने लोकल लैंग्वेज के ज़रूर प्रमोट किया करें मेरे भाई, बहुत ज़्यादा काम देगा। अभी हम लोग भी घर पे जाते हैं तो शुद्ध रूप से भोजपुरी ही अपना, हमारा तो गृह जनपद जौनपुर है, थोड़ा सा भोजपुरी और अवधी का हल्का मिक्स पाया जाता है, लेकिन बनारस वगैरह चले जाते हैं तो शुद्ध भोजपुरी ही मिलता है। तो हम लोग अपनी वही भोजपुरी के ही बोला जाता है। यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे बच्चों को भी फोर्स नहीं करते कि आप हिंदी में बोलो, क्योंकि मातृभाषा को प्रमोट करना चाहिए, ज़रूरी होता है, भाषाओं को बचाना हम लोगों का कर्तव्य है। कुछ लोग देखते होंगे ना, बॉम्बे से 4 दिन रह के आ जाएंगे तो अपने बीवी बच्चों को, खास करके अपने बेटे को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे वो भोजपुरी बोल देगा तो कट जाएगा, इस तरह से व्यवहार करते हैं। कह रहे हैं तुलसीदास की रचना कौन सा नहीं है, तो मेरे भाई गीतावली भी है, कवितावली भी है, विनय पत्रिका है, साहित्य रत्न इनकी नहीं है, तो ये वाली जो है इनकी नहीं है, बाकी तीनों हैं। आगे चले अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ पर आपका जो है पूछा जा रहा है इसमें विनय पत्रिका के रचयिता कौन है। तो विनय पत्रिका के रचयिता यहाँ पर दोस्तों यही तुलसीदास साहब हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी काम कर लग रहा हो, ज़रा सा भी आपको अगर एहसास हो कि हमने मेहनत जो किया है आपको ज़रा सा भी लाभ हुआ, तो मेरे भाई वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसका मंच छोटा है तो पता नहीं कैसा होगा। हम आपको लगातार प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहे हैं, अपनी जॉब भी हमने आपके लिए छोड़ दिया है और आगे चल के करवाते भी रहेंगे। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है दोस्तों, आपका कुछ जाएगा नहीं इससे। तो चले अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो ध्रुव दास नामावली ने लिखा, यस यही से। नाभा दास भक्तमाल से संबंधित है, रसखान रसिक प्रिया से। तो सॉरी यही गलत है, रसखान रसिक प्रिया नहीं है दोस्तों, रसिक प्रिया रसखान ने नहीं लिखा है, रसिक प्रिया किसने, ये केशव दास करके एक थे दोस्तों, उन्होंने लिखा है, केशव दास ने से संबंधित है ये। तो यहाँ पर यही वाला आपका गलत था, यही वाला हो जाएगा। बाकी उस्मान जानते हैं बहुत बड़े चित्रकार, तो ये हो जाएगा।
तो हमें ये जानते हैं कैसे गलती पकड़ में आई कि मैं गलत कर रहा हूँ। हमें ये मालूम था कन्फर्म, ये कन्फर्म था, ये वाला भी एकदम कन्फर्म था, बहुत बड़े चित्रकार। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम नहीं था कि हाँ इन्हें लिखा है। लेकिन जब हमें लगा कि हाँ गलत है तो मेरा दिमाग काम किया, आखिर रसिक प्रिया किसने लिखा है, तो केशवदास ने लिखा है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड खूब लगाइए। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा टैक्स को समाप्त कर दिया था? तो पिलग्राम टैक्स यानी तीर्थ यात्रा टैक्स को समाप्त किया था। तो कौन समाप्त कर सकता है? जो हिंदू मुस्लिम में सहिष्णुता रखता है, जो हिंदुओं से थोड़ा सा जो है हिंदुओं के प्रति जो है कट्टर ना हो, सहिष्णु हो, तो वही अकबर दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अकबर ने ही किया था। बाकी उन्होंने बहुत सारा काम किया था हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए, ताकत होते हुए भी वह कट्टर नहीं हुआ। बादशाहों में किसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा गया? बड़ा गजब का प्रश्न है, कई बार पूछा गया है यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है और अन्य स्टेट में भी पूछा गया। प्रबुद्ध निरंकुश, तो प्रबुद्ध निरंकुश का क्या मतलब होता है कि यानी आपके पास इतनी ज़्यादा ताकत है, आप निरंकुश हो सकते हैं। निरंकुश होने का मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब इसमें प्रबुद्ध जुड़ जाए तो प्रबुद्ध का मतलब ताकत होते हुए भी आपने उस ताकत को सही जगह इस्तेमाल किया। तो यानी प्रबुद्ध निरंकुश किसे कहा जाता है? अकबर को। यानी इतना ज़्यादा वो अगर निरंकुश बन सकता था लेकिन बना नहीं, उसी ताकत का उन्होंने एक सकारात्मक वे में इस्तेमाल किया। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो 32 में आपसे पूछा जा रहा है, घटनाओं पर आपको विचार करना है और बताना है आपको कौन सा यहाँ पर ये सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया है आम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह। तो अकबर का विवाह दोस्तों हुआ था जब वो मालवा पर मुग़ल आक्रमण करवाया था अकबर। तो मालवा पर विजय करके आया था 1561 में और उसके बाद शादी किया था आम्बेर की राजकुमारी अकबर से। तो 1562 में ये किया था। और यहाँ पर दोस्तों एक तुकारोई का युद्ध है। तुकारोई का युद्ध आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये आपको अजीब सा नाम लग रहा होगा कि तुकारोई का क्या है। 1575 में ये युद्ध हुआ था, 1575 में तुकारोई का युद्ध। इसे बजौरा का युद्ध भी कहते हैं। यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये बजौरा का युद्ध भी बोला जाता है। तो ये हुआ था यहाँ पर बजौरा का युद्ध, याद रखे रहेंगे, यहाँ पर बहुत सारा काम देगा आपको। तो ये हो जाएगा। तो यानी सबसे अंत में यहाँ पर यही हुआ था, ये सबसे अंत में जाएगा, 75 में है। और आपका ये 68 में उड़ीसा की करकानी वाला, ये शायद 68 में था, 1568 में, ये 68 के आसपास। यानी ये 2 नंबर वाला सबसे अंत में जाएगा। 2 नंबर वाला सबसे अंत में कहाँ है? यहाँ है। ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। यानी ये 3 वाला सबसे पहले, 2 वाला सबसे बाद में। आगे चलें अगर हम लोग देखें 33 में जो आपसे पूछा जा रहा है कि किसने यह आज्ञा दी थी कि एक आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब पहली पत्नी बंध्या हो, यानी उससे बच्चा न उत्पन्न हो। तो मेरे भाई अकबर ने ऐसा कहा था। अकबर ने मुसलमानों खास करके कहा था कि भाई आप लोग मल्टीपल शादियां न करें, एक ही शादी करें। हाँ, आप एक से ज़्यादा तभी करो जब पहली पत्नी से बच्चे वगैरह ना हो रहे हों। तो ये अकबर ने बहुत बड़ा संदेश दिया था अपने कम्युनिटी में खास करके। हालांकि सभी के लिए था, लेकिन उनका कहना वही था क्योंकि उस समय लोग कई लोगों से कर रहे थे। तो सही क्या है यहाँ पर देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि कह रहे हैं कि अकबर लड़कों लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। आप लोग जानते हैं अकबर ने बहुत सारा काम किया। लड़कों लड़कियों की एक मिनिमम एज भी निर्धारित किया था कि इतने ही एज पर शादी होनी चाहिए। और यह भी जो आज के समय में भी नहीं हो पाया है, वो अकबर ने किया था उस समय कि लड़कियों को अपने मन से शादी करने का होना चाहिए, दबाव मुक्त शादी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं अकबर ने लड़कियों और अभिभावकों के दबाव को अलग स्वयं इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो बिल्कुल, तो दोनों हो जाएगा आपका, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर 35 में जो कहा जा रहा है अकबर का शासन जाना जाता है किस लिए जाना जाता है? मेरे भाई बहुत बड़ा क्षेत्र भी जीत कर उन्होंने अपना क्षेत्र भी फैलाया था। क्षेत्र जीतने के लिए उसकी प्रशासनिक चकाचक थी सुविधा, न्यायिक व्यवस्था उसकी बढ़िया थी, लेकिन वो कट्टर नहीं था दोस्तों। हिंदू मुस्लिम सहिष्णुता की बात करता था, कट्टर नहीं था। तो 1 2 3 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर हम लोग चले देखें 36 को, तो कह रहे हैं कि नूरजहाँ के गुट का सदस्य नहीं था। तो नूरजहाँ आप लोग जानते हैं अकबर का बेटा जहांगीर।
तो जहांगीर का एक अलग गुट था, नूरजहां का एक अलग गुट था। तो इसके गुट में कौन कौन था? तो पक्का है जहांगीर नहीं रहा होगा मेरे भाई, जब इसका अलग गुट था जहांगीर नहीं रहा होगा। गियासिन बेग नूरजहां का बाप था, आसफ़ खान इसका भाई था जो है, और खुर्रम भी इसके गुट में था। तो ए वाला आपका नहीं होगा। इसी से रिलेटेड एक यहाँ प्रश्न है, देखिए ज़रा। नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था, यानी इसके गुट का सदस्य नहीं था। तो कौन सा नहीं था मेरे भाई? महाबत खान नहीं था, अभी बताया मैंने। खुर्रम खान था, आसफ़ खान था, इत्माउद्दौला था। सी वाला नहीं था। आगे अगर देखें यहाँ पर, इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था दोस्तों? तो ये यहाँ पर ये नूरजहां ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ देखिए एक अच्छा प्रश्न है, कई बार ये भी पूछा गया है। पच्चीनकारी यानी पिट्राड्यूरा टेक्निक, यानी पिट्राड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो अर्ध कीमती पत्थर होते हैं दीवारों पर जो जड़ाए जाते हैं, फिर उस पर फूलों वगैरह की नक्काशी किया जाता है, तो यही होती है पिट्राड्यूरा टेक्निक, जो होता है दीवारों पर नक्काशी करने की एक तरह की पत्थरों पर। 40 वाले को देखें अगर हम लोग, तो देखें यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है मिलान से संबंधित है, एक तरफ निर्माता और दूसरी तरफ स्मारक। तो किस स्मारक के निर्माता कौन है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं संभल की जामा मस्जिद बाबर ने बनवाया था, ये तो आपको पता होगा। अकबर ने जहांगीरी महल बनाया था दोस्तों, और हुमायूं दीपनाह का निर्माण और जहांगीरी अकबर के मकबरे को पूर्ण कराया था। तो सब सीधे सीधे मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। सॉरी बी नहीं होगा, ये ए हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए वाला। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो 41 वाले में है, तो कह रहे हैं गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है। तो गोविंद महल कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश के दतिया में। अभी दतिया बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था दोस्तों, यहाँ उपचुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन, तो वहाँ पर बीजेपी हारी, कांग्रेस जीता, तो बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। और दतिया ये क्या है कि मध्य प्रदेश में है ये। और यहाँ पर दोस्तों जो गोविंद महल की बात की जा रही है, तो गोविंद महल एक 7 मंजिला दोस्तों, एक 7 मंजिला भवन है जिसे बीर सिंह ने बनवाया था। तो यहाँ हम लोग अगर लिख देते हैं, ये भी पूछा गया है किसने बनवाया था गोविंद महल, तो बीर सिंह ने, तो इसको भी याद रखे रहेंगे। आगे चले अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो अकबर का मकबरा, तो ये सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा शहदरा, और शेख सलीम चिश्ती का ये फतेहपुर सीकरी में, तो जानते ही हैं। तो ये तीनों जब सही हुए तो गलत यही होगा। क्यों गलत है ये? शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं है, यह दोस्तों यह दिल्ली के मेहरौली के पास है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यही गलत था। तो देखें यहाँ कह रहे हैं कि किस मुग़ल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर वो 1665 में किस मुग़ल सेनापति के साथ शिवाजी ने किया था? तो दोस्तों ये जयसिंह, इसमें तो जो मुग़ल का था दोस्तों, उसका सेनापति यही था मुग़लों की तरफ से, जयसिंह। तो इसी ने जो है शिवाजी पर जो है इसके साथ पुरंदर के यहाँ पर हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो कह रहे हैं किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो दोस्तों वही जिंदा पीर जो है जिसको पीड़ा न हो, औरंगज़ेब। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें तो 45 वाले में कह रहे हैं वही जिंदा पीर से रिलेटेड है, उसके नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगज़ेब ही। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगला वाला, तो औरंगज़ेब के काल में कौन यूरोपीय भारतीय मतलब भारत में आया था? तो मैंने जब पहली दफ़ा इसको देखा था तो हमें पहले पता चला, तो अकबर के बेटे के शासनकाल में कौन कौन आया था दोस्तों? तो हॉकिंस आया था, थॉमस रो आया था। तो ये जहांगीर के शासनकाल में आए, ये दोनों तो नहीं होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो आया था एंटोनियो मोंसेराट, ये तो अकबर के शासनकाल में आया था, तो ये तो अकबर हो जाएगा। यहाँ पर ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब यही होगा पीटर मुंडी, यही औरंगज़ेब के शासनकाल से रिलेटेड है। आगे अगर हम लोग देखें तो 47 में कह रहे हैं कि सर्वप्रथम किस मुग़ल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ऐसा कौन सा मुग़ल शासक था जिसने सबसे पहले
ब्रिटिश से संघर्ष किया था तो औरंगज़ेब के समय, क्योंकि दोस्तों जैसे मुग़ल काल का ग्राफ ऐसे बढ़ता गया, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे पतन होता चला गया। तो यहाँ पर जब सबसे पीक पर पहुँचा था तो इस समय औरंगज़ेब ही था, तो औरंगज़ेब से ही शुरुआत उसकी पतन की हो गई थी। यहाँ पर मुग़लों का प्रभाव कम होता गया, अंग्रेज़ों का बढ़ता गया। यहाँ पर अगर हम लोग प्रश्न संख्या 48 को देखें तो कह रहे हैं कि औरंगज़ेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय किया था वह कौन से राज्य थे। दोस्तों वही हो जाएगा आपका बीजापुर, गोलकुंडा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ये सी वाला हो जाएगा। औरंगज़ेब ने यहाँ पर दोस्तों आप लोग जानते हैं 1686 में उन्होंने ये औरंगज़ेब पर दोस्तों बीजापुर उन्होंने जीता था। फिर आगे चलकर अगले साल ही उन्होंने गोलकुंडा भी वहाँ पर जीत लिया था। आगे चलें अगर हम लोग साउथ में, ये था औरंगज़ेब ने बीजापुर की विजय कब किया था। तो अभी मैंने वहाँ पर आपको दोस्तों बताया बीजापुर के बारे में 86 में और 87 में गोलकुंडा, तो 86 हो जाएगा आपका यहाँ पर। यहाँ पर आगे देखें, यहाँ पर तो आपको दिया है यहाँ पर मैंने, और यहाँ पर उनके प्रशासनिक तंत्र से मुग़लों के बड़ा अच्छा सा प्रश्न आता है। तो कह रहे हैं मनसबदारी व्यवस्था। तो मनसबदार एक पद होता था तो जो अकबर के शासनकाल में अकबर ने बनाया था और इसे उन्होंने योग्यता के आधार पर रखा था, अनुवांशिक नहीं था ये। तो कह रहे हैं कौन सा सही है, सही उत्तर देना है। तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, तो ये सही है। मनसबदारी का पैतृक था, तो यस पैतृक है। पैतृक यहाँ पर नहीं था दोस्तों, यह योग्यता के आधार पर था। तो यहाँ पर जो आपका होना चाहिए यहाँ वाला, तो आपका केवल कौन हो जाएगा, केवल पहला हो जाएगा आपका यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये यार चल क्यों नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा आपका। प्रथा विद्यमान थी, तो यस विद्यमान तो थी नो डाउट। और मनसबदारों का चयन योग्यता का आधार पर होता था, तो यस मैंने ये सही बताया यहाँ पर, अभी बताया था योग्यता का आधार पर। तो दोनों सही हैं आपके यहाँ पर। आपका कथन कारण दोनों सही हो जाना चाहिए। विद्यमान थी और इसका योग्यता का आधार पर होता था, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, यही ए वाला हम मान लेते हैं, यही सही है। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर आगे, तो आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो 52 में अगर देखें तो कह रहे हैं कि ए और बी का आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको पढ़कर हमें बताना है। तो 2 आपको स्टेटमेंट दिए हैं। पहला हम कह रहे हैं सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, तो बिल्कुल। मुग़ल काल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था, जी दोनों सही हैं आपके, बी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग चले देखें यहाँ, तो 53 वाले में जो आपको दिया गया है तो मिलान से संबंधित है, मिलाना है आपको। तो एक तरफ अधिकारी और एक तरफ विदित कर्तव्य। किस अधिकारी का क्या कर्तव्य था, तो दीवान तन, नाम में ही वो तन लगा है, तन से समझ लीजिए वेतन, यानी जागीर और वेतन देखना, इनका काम ये होता था। ये हो जाएगा आपका, यानी ए वाला आप पे 3 पे चला जाएगा। ए वाला 3 कहाँ है, सिर्फ यही है, यानी ये हमारा उत्तर यही होगा। तो हमारा काम बन गया। अब जानते हैं मुस्तारफी, ये राज्य की आय व्यय का यहाँ पर कर लेते हैं, तो आय व्यय। और यहाँ पर आपका एक मुशरिफ, तो ये कार्यालय को संभालने का, मुंशी जैसे संभालते हैं ना, तो वाक़या निवीस प्रमुख घटनाओं फरमानों को सूचित करना। आगे चलें अगर देखें यहाँ, तो यहाँ पर भी मिलान से रिलेटेड एक आपको प्रश्न मिला है। तो यहाँ पर निर्माता और यहाँ पर स्मारक, तो किस स्मारक को किसने बनवाया, तो बाबर आप लोग जानते हैं, जामा मस्जिद, हुमायूं, यहाँ पर ये आया था क्या अभी शायद प्रश्न, ये अकबर जहांगीरी और जहांगीर अजमाउद्दौला सब सीधे सीधे मिले हुए हैं। तो ये आला आप पर 1 2 3 4 ये वाला सीधा सीधा सब मिला है। तो 55 वाले का अगर हम लोग यहाँ देखें तो मिलान से रिलेटेड प्रश्न है। तो एक तरफ आपको तो इमारत, दूसरी तरफ उसके शासक। तो कुतुब मीनार ये कौन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो कुतुब मीनार किसने बनवाया था, तो आपका कुतुबुद्दीन नहीं है, तो उसको पूरा इल्तुमिश नहीं करवाया था, इल्तुमिश मिला देते हैं यहाँ पर। और आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ए वाला तो 2 पे गया, ए वाला तो 2 पे गया, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता आपका, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इतना तो हमारा क्लियर हो गया। अब दोस्तों बुलंद दरवाज़ा तो सब जानते हैं दोस्तों, अकबर ने बनवाया था, तो सी वाला हमारा 4 पे चला जाएगा। तो सी वाला 4 पे कहाँ है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 1 दे दिया, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा, आपका डी वाला बन जाएगा। 56 वाले को देखें तो बड़ा अच्छा सा प्रश्न आपको दिया गया है। नीचे आपको यहाँ पर
कई सारी घटनाएं दे दी गई हैं 4-5। इन घटनाओं पर आपको विचार करके कालक्रम में बताना है असेंडिंग आर्डर में, यानी पहले कौन हुई, इसके बाद कौन हुई, फिर कौन हुई, फिर कौन हुई, ऐसे। तो सही उत्तर आपको देना है। तो चले हम लोग देखें, ये कन्नौज का युद्ध जानते हैं दोस्तों। यह जब बाबर का बेटा जो हुमायूं था, तो दोस्तों वो जब आया तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था 1540 में कन्नौज में। तो और ये चौसा का युद्ध इससे 1 साल पहले हुआ था 1539 में। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। और ये खानवा का युद्ध आप लोग जानते हैं। खानवा का युद्ध साथियों कब हुआ था? ये 1526 में तो पानीपत की युद्ध हुआ था। पानी के बाद खाना आप मांगोगे, तो यहाँ पर ये आपका 1527 हो जाएगा, यहाँ पर 1527। तो सबसे पहले कौन हुआ यहाँ पर? सबसे पहले कौन हुआ, आप यहाँ पर ज़रा अनुमान लगाओ। सबसे पहले यही खानवा वाला ही होगा, 4 वाला। तो 4 वाला सबसे पहले इन्होंने सभी में दिया है, क्योंकि मालूम है बच्चे रट के बैठे हैं। और सबसे अंत में कौन हुआ होगा? सबसे अंत में ये तालीकोटा, यानी तीसरा वाला, ये सबसे अंत में जाएगा। तो यहाँ तीसरा नहीं है, तो इसको आप ख़त्म कर सकते हो। और 27 के बाद सबसे पहले कौन आएगा? चौसा आएगा, 2 आएगा। यानी 3 के बाद आपका, यानी 4 के बाद आपका कौन आ जाएगा? यहाँ तो 4 है ही नहीं शुरुआत में, यहाँ आपका ये तो है नहीं। तो कन्नौज, यानी आपका ये 27 वाला ये पहले नंबर पर, और 2, यानी 4 और 2 आना चाहिए शुरू में, 4 और 2। तो 4 और 2 कहाँ है? ये यहाँ पर है, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे चले, अगर हम लोग देखें यहाँ पर 57 का अगर हम लोग देखें, तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर मिलान से संबंधित है। बहुत बढ़िया, चले हम लोग मिलाते हैं। देखें यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर दें, जिससे आपको दिखाई आसानी से दे। तो यहाँ पर स्मारक और निर्माता, तो अलाई दरवाज़ा, अ से अलाई, अ से अलाउद्दीन, यहाँ पर ये हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा अकबर जानते ही हैं। मोती मस्जिद, तो इसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो आप एलिमिनेशन लगाइए। ए वाला पहला पर, बी वाला बी पर। तो ऐसा कहीं नहीं है कि ए और बी एक दूसरे से सीधे सीधे मिले हों, तो इसका मतलब यही वाला हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये मैटर सिर्फ यही है। अब हम कह सकते हैं सी वाला हमारा जो मोती मस्जिद है, औरंगज़ेब, और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है वो शाहजहाँ ने बनवाया था। क्योंकि मोती मस्जिद को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो यहाँ पर रिस्क नहीं लेंगे। संख्या अगर हम लोग 59 वाले को देखें, तो कह रहे हैं किसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो यहाँ पर दोस्तों यही हो जाएगा अहमद शाह। यहाँ पर यही इसी शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ पर देखें 60 वाले में, तो कौन सा मुग़ल शासक के नाम से जाना जाता है? रंगीला के नाम से। तो अभी मैंने बताया था दोस्तों, मोहम्मद शाह, इसी को रंगीला के नाम से जाना जाता था। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अगर तो आपसे पूछा जा रहा है कि कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, कोड दीजिए। तो उत्तराकाल में जो मुग़ल काल का जब पतन हो रहा था, तो उस समय को कुछ शासक का नाम है, तो इसे आपको दिया गया है। तो आपको बता देना है कि आखिर यहाँ पर जब मुग़ल काल का पतन हो रहा था, तो उस समय के जो शासक आए थे, तो उसका क्रम क्या था। यहाँ पर उनको कुछ शासकों का यहाँ पर नाम दिया गया है। तो इन्हें आप देखिए कैसे बताते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसको देखें, ये मोहम्मद शाह, यही रंगीला वाले का जिसको मैं बोला था। तो इसका दोस्तों 1712-13 के आसपास यहाँ पर था। ये 1712 से लेकर 13 के आसपास ये था। अगर जेडी शाह, जहाँ दारा शाह हम लोग इसे कहते हैं, तो इसका जो शासनकाल था 1719 के आसपास से शुरू हुआ था, और 48-50 के आसपास था। इसका ये हो जाएगा। आलमगीर द्वितीय का नाम है, ये वाला आता है। तो आलमगीर द्वितीय जो था दोस्तों, यह 54 से 59, 1700 जो 54 और 59 के आसपास ये था। और अहमद शाह की अगर हम लोग बात करें, अहमद शाह जो था ये 48 से 54 के बीच था। तो ये 1748 और 54, 48 से 54 के बीच था। तो आप लोग देखेंगे कि सबसे अंत में किसका रहा होगा? सबसे अंत में यही आलमगीर सेकंड वाले का रहा होगा। सी वाला सबसे अंत में जाएगा। सी वाला सबसे अंत में कहाँ है? तो आप लोग देख लीजिए, बी के पास है। यानी बी वाला जो है हमारा, ये 19, ये सबसे ये वाला 1712-13 में जो ये था, तो हमारा
हमारा यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ गलत कर दिया है, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर हमारे दिमाग में ये था, ये मोहम्मद शाह जो रंगीला वाला है ना, तो ये जो रंगीला वाला है इसका ये वाला था, इसका ये वाला, और इसका ये हमने गलत मिला दिया है, इसका ये वाला था, हमारे दिमाग में था, इसलिए यहाँ पर ये अब आपका सही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो दोस्तों अगर हम लोग देखें यहाँ 62 वाले प्रश्न को देखें, तो आपसे कह रहे हैं किस मुग़ल बादशाह को वज़ीर गाज़िउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? कौन सा शासक था? तो शाह आलम द्वितीय को उन्होंने नहीं होने दिया था। ये यहाँ से आपके प्रश्न पूछा जाता है, शाह आलम जो उसको नहीं होने दिया था। यहाँ देखें अगर हम लोग 63 वाले को, तो कह रहे हैं कि अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, आप लोग जानते हैं। तो अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह था, उसके पिता का क्या नाम था? तो उसके पिता का नाम दोस्तों यहाँ पर जो आपसे पूछा जाता है वो अकबर शाह द्वितीय था, उसका पुत्र था सम्राट बहादुर शाह, अंतिम मुग़ल शासक। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ, तो आपसे पूछा जा रहा है भारत का आखिरी मुग़ल सम्राट कौन था? तो वही बहादुर शाह जफ़र, जिसके दोनों बच्चों को अंग्रेज़ों ने मुंडी काट कर उनको थाली में दिया था कि छोड़ दे जफ़र जी दे हिंदुस्तान की। तो उन्होंने भी लिखा था तख्ते चलेगी तेरे लंदन तक, ऐसे कुछ लिख के उन्होंने दिया था। आगे अगर हम लोग देखें तो कौन सा बहादुर शाह जफ़र के बारे में सही नहीं है? तो देखें कौन सा सही नहीं है बहादुर शाह जफ़र के बारे में। तो सही नहीं है, वह बिना साम्राज्य वाला सम्राट कहा जाता है, यस, यानी ऐसा सम्राट उसके पास साम्राज्य ही नहीं था, सब अंग्रेज़ ले लिए थे, तो ये भी सही है। इब्राहिम जौक असद उल्लाह खान गालिब उसके कविता के अध्यक्ष, हसन अस्करी अध्यापिका के निर्देश थे, तो ये सब भी सही है। यहाँ देखिए क्या है, 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन प्राप्त करता था। नहीं, 1 लाख कम से नहीं मेरे भाई, 1 लाख रुपया था, इससे कम नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर छोटी सी गलती इन्होंने किया, इसलिए यही गड़बड़ है। आगे अगर देखा जाए तो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा था कि उसकी साम्राज्य की सीमा थी, यानी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा कैसी थी, उसके साम्राज्य की सीमा कैसी थी, जो यहाँ पर ये पूछा जाता है, इसमें कई बार यहाँ पर पूछा गया है ये। तो उसके साम्राज्य की सीमा कैसी थी? तो कहाँ तक थी? तो पेशावर यानी पाकिस्तान, यस, पाकिस्तान से लेकर बिहार तक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा यहाँ पर, यस। आगे देखें अगर हम लोग 67 वाले में, तो कह रहे हैं गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था? तो मेरे भाई गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था, ये जब पूछा जाता है तो बहुत लोगों को भ्रम होता है। तो मेरे भाई ये जो अंगद साहब थे कि लहना थे, तो मेरे भाई अंगद का नाम ही बचपन का नाम लहना था। तो इन्होंने ही अपना उत्तराधिकारी गुरु नानक आप लोग जानते हैं सिखों में कुल 10 गुरु हुए थे। जो पहले थे दोस्तों तो गुरु नानक थे, यहाँ पर गुरु नानक, और सबसे अंतिम में जो थे तो वो गुरु गोविंद सिंह थे। तो यहाँ पर ये दूसरे गुरु नानक के बाद दोस्तों जो आए थे वो गुरु अंगद थे, इनको याद रखिए। गुरुमुखी लिपि इन्हीं ने ही शुरुआत किया था। जैसे हिंदी में होता है ना कि अपना जो देवनागरी लिपि, उसी तरह से पंजाबी का जो सो गुरुमुखी लिपि होता है, बहुत पूछा जाता है, याद कर लेंगे। आगे अगर देखें तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, वही यहाँ पर लहना देखिए दे दिया ना, वहाँ पर आपका क्या था, वहाँ पर अंगद था, तो अंगद का नाम ही लहना, यानी यहाँ पर दोनों शक्तिमान और गंगाधर एक ही हैं। तो गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया था, वही मैंने यहाँ पर आपको दे दिया, तो गुरु अंगद। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? तो यहाँ पर जो पूछा जाता है आपसे, बड़ा दबा के पूछा जाता है कि पंजाब में जो अमृतसर नगर बसाया गया था तो उसने उसकी स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पर वही रामदास हो जाएंगे चौथे वाले। यहाँ गुरु नानक तो नहीं किया था, ये पहले हम इनको हटा दें, यहाँ पर ये नहीं हुआ था। और ये दास कहाँ है? यहाँ पर हैं यार, हम इनको ढूंढ रहे हैं। गुरु रामदास ये चौथे थे, चौथे गुरु थे ये सिखों के। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं यहाँ, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दिया था? तो 500 बीघा ज़मीन दिया था उन्होंने, किसको दिया था दोस्तों यहाँ पर? तो वो दिया था यही यहाँ पर इन्हीं को, सिखों के जो चौथे गुरु थे रामदास को ही दिया था दोस्तों, इन्हीं को ही दिया था 500 बीघा। और वहीं पर उन्होंने अमृतसर शहर बसाया था, यस, रामदास को ही दिया था चौथे गुरु को। तो अमृतसर शहर यहीं पर उन्होंने बनाया था।
आगे अगर देखा जाए तो आगे यहाँ पर जो पूछा जा रहा है 72 में कौन सा हमारा जोड़ा सही है, तो कौन सा सही है मेरे भाई, तो गुरु अमरदास मीरी और पीरी से दोस्तों ये जो आपको दिया है ये पहले ही गलत है, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड है तो ये गलत हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, या अ से अर्जुन देव, अ से आदि ग्रंथ, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें बाकी ये दोनों सी डी भी गलत हैं। तो कह रहे हैं कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता एवं धन आशीर्वाद से किया था। दोस्तों ये प्रश्न बहुत दबा के पूछा जाता है, आखिर किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों इसका सहायता किया था। ये जो खुसरो था तो इस खुसरो के हेल्प किया था, इसी के चक्कर में दोस्तों वो जो एक मुग़ल बादशाह जो था जहांगीर का बेटा ये था खुसरो, तो जहांगीर ने इनको दोस्तों इनकी हत्या करवा दिया था, इनको मरवा दिया था इसी के लिए, क्योंकि उनको उसका जो विद्रोही बेटा था तो इसका उन्होंने हेल्प कर दिया था। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 74 में तो कह रहे हैं कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था, तो अभी मैंने बताया यहाँ पर दोस्तों ये किसने किया था, तो आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ का संकलन किसने किया था, तो गुरु नानक तो नहीं, तेग बहादुर नहीं, यहाँ पर अर्जुन देव मैंने अभी बताया था ना, अ से अर्जुन अ से आदि ग्रंथ, तो डी वाला आपका हो जाएगा यहाँ पर। आगे अगर हम लोग चलें देखें 75 में तो कह रहे हैं शिवाजी ने मुग़लों को किस युद्ध में हराया था, तो वो किस युद्ध में हराया था शिवाजी ने, तो यहाँ पर उन्होंने जो हराया था सलहार के युद्ध में हराया था दोस्तों, यहाँ पर ये वाला आपका सी हो जाएगा। सलहार के युद्ध में 1672 में दोस्तों उन्होंने हराया था, ये आपका हो जाएगा। आगे चले अगर हम लोग देखें तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, तो इनके जन्म के बारे में एक क्वेश्चन पूछ रहा है और दूसरा कह रहा है कि इन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी ये बता रहा है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं 1627 में और 1674 में इन्होंने जो छत्रपति की उपाधि भी धारण किया था। और अभी इनके से रिलेटेड और हमने प्रश्न डाले हैं यहाँ पर, वह सेनानायक जिसने बीजापुर के सुल्तान को 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा, तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जो 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था और वो कौन यहाँ पर था, तो वो भेजा था अफजल खान ने भेजा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 78 में अगर हम लोग देखें तो शिवाजी की कैद से भागने समय वो कौन से नगर में थे, तो आप लोग जानते हैं शिवाजी को मुग़लों ने कैद कर दिया था आगरा के किले में, वहाँ से उन्होंने फिर भागने का प्रयास किया, भाग भी गए। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो शिवाजी की राजधानी दोस्तों यही पुरंदर थी, ये रायगढ़ थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये कहाँ थी इनकी जो है राजधानी, तो ये रायगढ़ में थी, महाराष्ट्र में ही। आगे देखें शिवाजी की राजधानी, वही बात यहाँ पर फिर दे दिया है। आगे देखें तो शिवाजी के छत्रपति रूप औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो यस ये वाला देखें, छत्रपति के रूप में उनका जो राज्याभिषेक हुआ था तो वो रायगढ़ के किले पर हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये इनका सी हो जाएगा। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ तो 82 में जो आपसे पूछा जा रहा है कि शिवाजी के गुरु का क्या नाम था, तो शिवाजी के गुरु का नाम यहाँ पर क्या था दोस्तों, तो शिवाजी के गुरु का नाम यहाँ पर जो रामदास, यस राम, शिव राम, मैंने याद किया है ट्रिक से, तो ये वाला हो जाएगा। आगे अगर देखें यहाँ पर जो 83 में जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे तो कालक्रम में पूछा जा रहा है यहाँ पर आपके चाकन किले पर विजय, अफजल खान का प्रकरण, मुग़लों से मतभेद का प्रारंभ, सूरत पर आक्रमण और लूट, ये जो आपको जो घटनाएं दी गई हैं इनको हमें दोस्तों यहाँ पर देखना है कौन सबसे पहले यहाँ पर हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था। अगर हम लोग देखें एक सेकंड, तो चाकन किले पर जो उन्होंने विजय हुआ था दोस्तों, ये चाकन किला महाराष्ट्र में है 1648 में अफजल खान का जो प्रकरण आया था तो वो 1659 में और मुग़लों से मतभेद का जो प्रारंभ हुआ छत्रपति शिवाजी का, वो कब से होना प्रारंभ हुआ कि 1657 से हो गया था। और सूरत पर आक्रमण तथा लूट जो हुई थी
तो वो 64 में हुआ था, 1664 में। तो आपका यहाँ पर कौन सा सबसे पहले हुआ? तो सबसे पहले कौन से यहाँ पर घटना आपको लग रही है? तो यही 48 वाला लग रही है। तो ए वाला आपका यानी पहला, यानी ये और ये काट दें, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। और सबसे अंत में तो चौथा हो जाएगा। तो इन दोनों का सेम है, पहला लास्ट नहीं काम बना। तो आप देखेंगे तीसरा वाला होगा, तीसरा वाला तीसरे नंबर पर होगा, तो यानी बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग अगर देखें तो साथियों यहाँ हमने टोटल 83 प्रश्न आपका यहाँ पर रखे थे मेंडिवल इंडिया में, जो लगभग हर एक टॉपिक को आपको टच करा दिया गया है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे, जो आपका मॉडर्न इंडिया से संबंधित होगा। तो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड आप टेस्ट सीरीज़ देखने के लिए तैयार रहिए। ये पार्ट 3 में हम लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द।